करण वाले विषय को भी रखने से पहले एक छोटी-सी बात है जो उसी विषय से संबंधित है। अब तक की ये बातें तो अलग थी विषय से। ये वाली बात जो है ये इसी विषय से संबंधित है। अब से लगभग 1 डेढ़ साल पहले मैं जब पढ़ाई करता था पढ़ाई तो ख़ैर चलती रहती है जीवन भर, लेकिन दूसरे प्रकार की पढ़ाई थी, वो आधुनिक पढ़ाई। तो उसमें एक सब्जेक्ट था एथिक्स नाम का, एथिक्स, ETHICS। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा या कुछ लोगों ने सुना होगा, बड़े लोगों ने। एथिक्स। तो एथिक्स को हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र। अब ये नीति शास्त्र जो है बचपन में हमने सबने पढ़ा होगा। नैतिक शिक्षा के नाम से एक सब्जेक्ट आता था और छोटी सी पुस्तक होती थी, बहुत बारीक सी। उस नैतिक शिक्षा में हमें वो चीजें बताई जाती थी कि जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकें, हमारे भीतर अच्छे संस्कार आए, हम अपनी संस्कृति का और बाकी लोगों की संस्कृतियों का सम्मान करना सीखें। ऐसी चीजें आती थी उसमें। तो उस नैतिक शिक्षा, हाँ जी, मॉरल साइंस ऐसा भी कह सकते हैं। बाद में उसका एक नाम अलग से रख दिया, एथिक्स। आजकल वो उसी रूप में ज्यादा प्रचलित है। तो जैसे एक मैं उदाहरण देके आपको बताता हूँ नैतिक शिक्षा का। उसमें कभी हमने एक एक प्रश्न पढ़ा था, वो आते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसमें एक प्रश्न था कि मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आप जैसे जा रहे हैं गाड़ी से या बाइक से या पैदल जा रहे हैं कैसे भी, और रास्ते में ईंट पड़ी है, तो आप उस ईंट का क्या करेंगे, या ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो नीचे कुछ विकल्प दिए होते थे। जैसे एक विकल्प था, जो आप समझ गए होंगे, एक विकल्प तो हमेशा उसमें वो अच्छा वाला दिया होता था कि आप उस ईंट को उठाकर साइड में फेंक देंगे, रख देंगे। ये तो सब जानते हैं। और दूसरा विकल्प क्या होता था कि उस ईंट को उठा के और बीच में को रख देंगे कि कोई ना गिरता हो तो गिर जाए। एक विकल्प ऐसा भी होता था। एक विकल्प क्या होता था कि उस ईंट को उठा के आप घर ले जाएंगे कि चलो मकान बनेगा जब काम आ जाएगी। या उस ईंट, चौथा विकल्प होता था कि उस ईंट को उठा के किसी की खोपड़ी पे दे मारेंगे, किसी को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुल मिला के ऐसे विकल्प होते थे। लेकिन उसमें एक विकल्प बहुत अच्छा सा लगता था कि उस ईंट को उठा के साइड में कर देंगे जिससे किसी को चोट न लग जाए। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसी प्रश्न के उत्तर पर, उसी वाले उत्तर पर कि उस ईंट को उठाकर साइड में रख देंगे, उस पर हम टिक कर देते थे, घर आ जाते थे। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर जाते हैं, रास्ते में पत्थर दिखता है तो हम अपनी गाड़ी रोक के, बाइक रोक के, या खुद पैदल जा रहे हैं तो उसको करके साइड में कर दें। करते होंगे, ऐसा लोग करते भी हैं, लेकिन ऐसे करने वालों की संख्या बहुत कम है। नैतिक शिक्षा जीवन में खूब पढ़ा लेकिन वो जीवन में कितना आ पाता है ये एक अलग बात है ना। तो इस एथिक्स को जब मैं पढ़ रहा था, तो एथिक्स को पढ़ते समय एक शब्द आया उसमें, डाइकोटमी। डाइकोटमी। डाइकोटमी के लिए हिंदी में शब्द है द्वैध मनोवृत्ति। ये आपके लिए दोनों ही शब्द नए होंगे और शायद कठिन होंगे। मैं आसान करके बता देता हूँ। डाइकोटमी ये एक माइंड सेट होता है, मनोवृत्ति होती है, हमारी मानसिकता होती है। कैसी मानसिकता, तो देखिए, किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, चलिए। तो डाइकोटमी जो माइंड सेट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ क्या होता है। हमारी एक आदत होती है हम सबकी, और वो बेसिक ह्यूमन नेचर है। बेसिक ह्यूमन नेचर मतलब सभी लोगों की ऐसी मानसिक प्रवृत्ति होती है चीजों को देखने की। मान लीजिए हमारे सामने किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी ऑफिसर का नाम आए, तो हमारे मन में दो ही छवि बनती हैं, या तो ईमानदार है या भ्रष्ट है, बस ये दो चीजें आती हैं। मैंने आपके सामने किसी का नाम लिया, जैसे मैंने नाम लिया, कल ही बात चल रही थी हमारी कक्षा में मनोज कुमार शर्मा जी का। मैंने कहा मनोज कुमार शर्मा जी कहते हैं, क्षमा कीजिए, मैंने आपसे पूछा मनोज शर्मा जी कैसे हैं, आपने तुरंत एकदम कहा मनोज कुमार शर्मा जी जो है ना, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके जैसा ईमानदार कोई नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। सीधा निर्णय हम यही देते हैं। या मान लीजिए मैंने किसी और एक IAS ऑफिसर का नाम ले दिया या IPS ऑफिसर का नाम लिया, और उसका नाम लेते ही मान लीजिए उसकी छवि खराब है, तो एकदम से हमारा क्या स्टेटमेंट आता है, बहुत बेईमान है, भ्रष्ट है एकदम, भ्रष्टाचारी है। ऐसा एकदम से निर्णय यही निकल के आता है। मैंने आपके सामने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही एकदम से मन में कैसा विचार आता है, बहुत रूहानी, रूहानी विचार आता है कि जैसे
वो हमारे यहाँ अवतारों का कॉन्सेप्ट चलता है ना, 22 अवतारों का कितने हैं, जितने भी 22 हैं शायद, तो 23वें अवतार जैसे ईश्वर के मोदी जी ही हैं। ऐसा आता है ना कि मोदी जी जैसा कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति, ना तो इनके जैसा कोई है ना होगा, ऐसा आता है ना विचार। वही राहुल गांधी को ले लें। जैसे ही राहुल गांधी का मैं नाम लेता हूं तो फिर सीधी सी बात क्या आती है मन में? पप्पू टाइप है ना, पप्पू शब्द आता है सबसे पहले तो। और फिर दूसरा क्या आता है? गधा, ऐसा, बेवकूफ, मूर्ख, पागल, ये शब्द सीधा आता है हमारे मन में। हम किसी भी चीज को या तो इस पार या उस पार इस तरीके से देखने के आदी होते हैं। ब्लैक या व्हाइट देखने के आदी हैं हम, या तो सीधा काला या सीधा सफेद। ये भूल जाते हैं कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में भी कुछ रंग एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को मिला दे तो, है ना? ब्लैक और व्हाइट के बीच में होता है ना किसी चीज का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के थोड़ा थोड़ा, एक तरफ व्हाइट का ज्यादा होगा, ब्लैक हल्का हल्का होगा, फिर व्हाइट का परसेंटेज, क्षमा कीजिए, ब्लैक का परसेंटेज ज्यादा होता चला जाएगा, व्हाइट का कम होता चला जाएगा, जैसे ब्लैक की ओर बढ़ेंगे तो इसका अपना एक स्तर होता है, एक हिरारकी होती है, एक अनुक्रम होता है बना हुआ। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो हमें, कैसे करेंगे? या तो वो व्यक्ति बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, ये हमारे माइंड में चलता है, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए, तो उसको उसको ध्यान से सुनेंगे। लोगों को, लोगों का इवेल्यूशन करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए हम कैसे देखना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक लेयर बताता हूँ आपको। लेयर, परतें कैसे होंगी, ऊपर से आते हैं नीचे की ओर। बहुत अच्छा, अच्छा, कम अच्छा, कुछ अच्छा, ठीक है, बुरा, बहुत बुरा, अधिक बुरा, नीच, महानीच, कमीन, पापी। ऐसे ऐसे मैंने कुछ लेयर बताई आपसे। ऊपर पॉजिटिव है, प्लस है, नीचे को आते चलेंगे नकारात्मक। तो कोई भी व्यक्ति इन्हीं के बीच में एग्जिस्ट करता है, यदि हम किसी का मूल्यांकन करें तो। एकदम हमारा क्या होता है, हम किसी को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देते हैं, या तो ऊपर या बिल्कुल नीचे। लेकिन हर व्यक्ति में, जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो वो इन सबके बीच में ही कहीं ना कहीं होता है। उसमें किसी न किसी स्तर पर अच्छाइयां भी हैं, किसी न किसी स्तर पर बुराइयां भी हैं। वो परसेंटेज की बात है, या वो रेशियो की बात है, अनुपात की बात है कि उसमें कितनी अच्छाइयां हैं या कितनी बुराइयां हैं। इस संसार का कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति आप ले आइए, कुछ ना कुछ अच्छाइयां उसमें भी मिल ही जाएंगी। और इस संसार का कितने भी महान से महान व्यक्ति ले आइए, कुछ ना कुछ बुराइयां उसमें भी मिल ही जाएंगी। लेकिन हमारा जब माइंडसेट किसी को लेके होता है, जब मान लीजिए हमारे घर में ही कोई ऐसा रिश्तेदार हो, जैसे सास और बहू के बीच का एक रिश्ता होता है। सासू की, सासू माँ जो होती है, यदि उनकी बहू से बनती नहीं है, तो बहू की अच्छाइयां उसे दिखाई नहीं देंगी। हर मामले में केवल और केवल बुराइयां 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 दिखेंगी। यही उल्टा करके देख लीजिए, यदि सास और बहू की नहीं बनती है बिल्कुल भी, और बहू को सासू बहुत बुरी लगती है, तो ऐसे मामले में बहू को सास की वो अच्छाइयां, वो प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। और किसी से बात करेंगी तो कैसे करेंगी? इस दुनिया की सबसे घटिया, सबसे बेवकूफ और सबसे मूर्ख सास मेरी ही है। और अच्छाइयों की बात आए, अच्छाइयां बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी, उसका उपकार क्या है या कुछ भी है वो नहीं दिखाई देगा। बाकी रिश्तों में भी ऐसा ही चलता है हमारा। तो ये हमारा किसी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में हो सकता है, हमारी दोस्ती हो सकती है। यदि दोस्त का एक बार कुछ हम गलत चीजें देख लें, एक ही चीज गलत हुई उसके सामने हमारी, या उसकी हमारे सामने, तो ऐसे में क्या मानसिकता बन जाती है? एक नंबर का कमीन है, एक नंबर का नीच है, ऐसा है वैसा है। आपने एक बात सुनी होगी ना कि अपने मामले में हर व्यक्ति वकील होता है, और दूसरे के मामले में जज हम बड़ी जल्दी बन जाते हैं। जब अपनी बात आए तो वहां पर लंबी लंबी दलीलें, लंबे लंबे एक्सक्यूजेस, बहुत सारी बातें बताएंगे, लंबा विस्तार करेंगे उस चीज का कि क्या करूं, उस समय बड़ी मजबूरी थी मेरी, सिचुएशन ऐसी थी, देश ऐसा था, काल ऐसा था, परिस्थितियां ऐसी थी, गलती हो गई, नहीं तो वैसे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, गिरता नहीं, लेकिन मैं गिर गया था बाई चांस। हमारे खूब एक्सक्यूजेस होते हैं ऐसे टाइम पे, वकील वकालत करते हैं हम लंबी। और जब दूसरे की बात आए तो सीधा क्लियर कट एकदम स्टेटमेंट आती है हमारी। नीच ही था, मुझे पहले ही पता था, बदतमीज था, एक नंबर का महापापी था, ये ऐसा ही करता, मैंने पहले ही कहा था, ये था ही ऐसा। हमारा सीधा सीधा जजमेंट निकल के आता है एकदम से। ऐसा ही होता है ना।
तो दूसरों के मामले में जब हम जज होते हैं तो ये मानसिकता बहुत गंदी होती है। कभी इसको उल्टा करके देखें एक बार। जब अपने बारे में कोई डिसीजन लेने की बात आए, अपने अपना मूल्यांकन करने की बात आए, तो उस समय जज अपने लिए भी तो बनना चाहिए हमें। या जब दूसरों की बात आए, दूसरे से कोई गलती हो गई, कोई दोष हो गया, कुछ भी बात हुई, तो उस समय में हम थोड़ी सी वकालत उसकी भी तो करके देखें। भले ही वो हमारा विरोधी सही, भले ही हमारा उसने कितना भी नुकसान किया हो, एक बार उसकी भी थोड़ी वकालत करके देख लेनी चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो ऐसा करने से निश्चित रूप से एक बात है कि शिकायतें कम हो जाएंगी हमारी, लोगों से, संबंधों से, व्यवस्थाओं से, सिस्टम से। यदि हम ऐसा करने लगे तो। और सारी शिकायतें, सारी बाधाएं, सारी प्रतिकूलताएं अधिकांश हैं ही इसलिए कि हम अपने मामले में वकील बहुत शानदार हैं और दूसरों के मामले में जज भी हम बहुत अच्छे हैं। इसलिए ये बाधाएं ज्यादा हैं हमारे जीवन में। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैं बिहार में गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस बिहार का है, या कोई बिहार का व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे साथ मान लीजिए कोई गड़बड़ कर दी, कुछ भी ऐसा लफड़ा कर दिया जिसके कारण मुझे हानि हो गई। ऐसा ही फिर एक और व्यक्ति मेरे जीवन में आया बिहार का ही, अब उसके साथ भी ऐसा ही हो गया। मेरा एक्सपीरियंस उस व्यक्ति के साथ बहुत खराब रहा, बहुत बुरा रहा। ऐसे में होता क्या है, सीधा जजमेंट मेरा एक बार में एक स्टेटमेंट निकल के आती है, क्लियर कट स्टेटमेंट। कौन सी? सारे बिहारी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। मेरा एक्सपीरियंस केवल 3-4 लोगों के लिए रहा, 3-4 लोगों के साथ रहा, बहुत खराब रहा। और मैंने 3-4 लोगों के एवज में पूरे स्टेट को नाप दिया एक बार में। पूरे पूरा बिहार ही खराब है, ये पूरा बिहार ही बदतमीज है। बिहारी सब ऐसे ही होते हैं। हरियाणा में गया, या हरियाणा के 5 लोगों से मैं मिला किसी भी कारण से, वहां भी मेरा अनुभव उनके साथ बहुत बुरा रहा। और एक बार में मैंने पूरे हरियाणा को नाप दिया और क्या कहा, ये हरियाणवी ऐसे, ये होते ही ऐसे हैं, ये बिल्कुल देहाती गंवारू होते हैं, ना इन्हें बोलने की तमीज होती है। बाप को तो तू कह के बोलते हैं कि तू बापू कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो ये बाकी लोगों से क्या ही व्यवहार करेंगे। यदि मेरा अनुभव 5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ खराब रहा, बुरा रहा, तो उसके लिए मैं पूरे स्टेट को जिम्मेदार क्यों ठहराऊं? मेरा किसी कम्युनिटी के साथ यदि अनुभव बहुत खराब रहा तो मैं उसके लिए पूरे समुदाय को दोषी क्यों ठहराऊं? मेरा किसी व्यवस्था से, किसी सिस्टम से, किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, या किसी से भी यदि अनुभव खराब रहा, तो मैं क्यों नापूं पूरी व्यवस्था को एक ही तुला में मैं क्यों तोल दूं? ऐसा सोचना चाहिए हमें। नहीं तो होता क्या है, अधिकांश हमारी विचारधारा यही हो जाती है। जैसे हमारी बात नगरीकरण और शहरीकरण और ग्रामीणीकरण को लेकर चल रही थी, वहां भी अधिकांश हमारी मानसिकता ऐसी ही होती है। मैं शहर में गया, उदाहरण के लिए समझिए, मैं शहर में गया, वहां मैं रह रहा था। एक दिन कुछ आपत्ति आ गई, जहां मैं मान लीजिए किराए पर रहता था, और कोई मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि मैंने वहां लोगों को खूब पुकारा, बुलाया कि मेरी सहायता के लिए आइए, मेरा ये हो गया, मेरा घर जल गया, मेरा सामान जल गया, आप लोग मेरी रक्षा कीजिए। तो शहरों के बारे में जो बात प्रसिद्ध है वो ये है कि वहां लोग बहुत जल्दी से आपकी हेल्प करने के लिए आते नहीं। और गांव का आलम क्या है, गांव की ये स्थिति है कि आपके बारे में एक बार पता चल जाए किसी पड़ोसी को, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है थोड़ी देर में सहायता करने के लिए। ये बात सामान्य रूप से प्रचलित है और सही भी है, लगभग लगभग सही है। मतलब पूरा प्रतिशत में यदि कहें कि 100% सही है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शहरों में भी सहायता करने वाले अच्छे लोग हैं और गांव में भी चुपचाप पड़े रहने वाले लोग बहुत हैं। ऐसा भी है मामला, लेकिन मैं अधिकांश की बात कर रहा हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस शहर में जाके ऐसा रहा। अब ऐसे में जब मेरा वहां बहुत नुकसान हुआ तो मैं शहर को छोड़ के गांव में आ गया, क्योंकि गांव में तो मैंने वो संस्कृति देखी है ना कि छोटी सी भी, छोटा सा कोई नुकसान हुआ तो एकदम से गांव के सारे लोग दौड़ के आ जाते सहायता करने के लिए। अब जब भी कभी इस व्यक्ति के सामने शहर की बात होती, कोई भी व्यक्ति कहता भाई शहर में तो बहुत विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई शहर में तो जाके देखो रौनक ही रौनक है, ऐसा है वैसा है, मतलब शहर की प्रशंसा की जा रही है, स्तुति की जा रही है। तो ये व्यक्ति क्या कहता है, अब एक नरक होता है, नरक, नरक से भी गया गुजरा है। वहां लोगों को अपने पड़ोसी तक का ध्यान नहीं रहता, ये सबसे पहले उसी घटना को सुनाएगा। वहां लोग अपने पड़ोसी तक का ध्यान नहीं रखते।
वहां लोगों को अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, सब स्वार्थी होते हैं, सब नीच होते हैं, सब कमीन होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एकदम पूरे के पूरे शहर को नाप देगा एक ही बार में। क्योंकि इसका अनुभव ऐसा ही रहा शहरों को लेके। ऐसे ही गांव का ले लीजिए, कोई शहर का व्यक्ति गांव में आया, अब गांव में आने के बाद में उसका भी अनुभव ऐसा ही रहा लगभग। मान लीजिए वो उसको आदत थी गाड़ियों में चलने की, उसको आदत नहीं थी ऐसे पैदल चलने की। लेकिन कहीं से मान लीजिए उसकी गाड़ी फंस गई आके किसी कीचड़ में, क्योंकि गांव के रास्ते अधिकांशतः कच्चे होते हैं। फंस गई, अब वहां उसको बहुत लंबा पैदल चलना पड़ा, जूते भी कीचड़ में सन गए, कपड़े भी सन गए, और वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकला, भीग गए कपड़े, बहुत बुरा अनुभव उसका रहा। अब जब भी वो शहर में गया और वहां जब गांव की बात चलेगी तो वो क्या कहेगा सबके सामने? अब एक गांव में क्या ही रखा है, गंदगी गंदगी जहां देखो ऐसा ही, और इतनी कीचड़ ये वो, दुनिया भर की फिर उसकी निंदा करेगा, बुराई करेगा गांव की। ऐसा ही होता है अधिकांशतः। तो हमारे जो भी अनुभव किसी चीज को लेके हुए हैं, शहर को लेके हुए हों चाहे गांव को लेके हुए हों, तो ये संभावना है कि हमारी जो अनुभवात्मक जो वृत्तियां रही हैं, एक्सपीरियंस रहा है हमारा, हम उसी को लेके आगे की चीजों को तोलते हैं। हमारे वैसे ही स्टेटमेंट होते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। मैं जो मानता हूँ, अपना जो अनुभव, मेरा शहर का भी अनुभव है रहने का लगभग 6-7 सालों का, और मेरा गांव का तो बचपन से है ही। एक चीज ये भी होती है एथिक्स के मामले में, डाइकोटोमी जो मैंने एक शब्द बताया था ना, उसी को समझ रहे हैं हम अभी कि हम कैसे कैसी मानसिकता होती है हमारी, कि हम हमारे भीतर एक शब्द जो होना चाहिए, हमारे भीतर एक एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो होती है वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता। हम जरूर किसी न किसी मूल्य से बंधे हुए होते हैं, किसी न किसी सांस्कृतिक मूल्यों से बंधे हुए हैं, जो हमें हमारे संस्कारों से मिली है, जो हमें हमारे समाज से मिली है, जो हमें हमारी कम्युनिटी से, हमारे रिलीजन से, धर्म से, जो भी है उससे मिली होती है। हम उससे बंधे होते हैं और उसी के हिसाब से सारी चीजों को तोलते हैं। कैसे तोलते हैं? जैसे किसी भी हिंदू से आप पूछ लीजिए मुसलमान कैसे होते हैं, तो एक बार में स्टेटमेंट आएगी, सारे के सारे आतंकवादी होते हैं, ऐसा ही आता है एक बार में। मुसलमानों से पूछ लीजिए किसी को भी खड़ा करके, हिंदू कैसे होते हैं, सारे के सारे दुष्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसा उनका भी आता है। तो ऐसी चीजें जो आती हैं वो हमारे सांप्रदायिक मूल्यों से, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से, हमारे जो समाज में, हमारे परिवार में जो हमें संस्कार मिले, उनके आधार पे ज्यादा तय होती हैं चीजें, और उसके आधार पे ही हम आगे के निर्णय लेते हैं। अगर हम मूल्य तटस्थ रहें, हम किस विचारधारा को मानते हैं, हमारा अब तक का मानना क्या है, मान्यताएं क्या हैं, यदि हम उन्हें एक तरफ रख के बात करें किसी से भी, किसी से चर्चाएं करें, किसी मुद्दे पर बात करें, तो एक अच्छा समाधान आने की उम्मीद रहती है। नहीं तो निर्णय हमने पहले ही ले रखा है, चीजें हमने पहले ही दिमाग में सेट कर रखी हैं, और हम सोचते हैं कि अब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसका सही सही निर्णय हो जाए, सही सही समाधान हो जाए, या जिस भी समस्या पर हम बात करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसका ठीक ठीक सॉल्यूशन हमें मिल ही जाए। क्यों? क्योंकि निर्णय तो हमने पहले ही बना रखा है कि मुसलमान सब ऐसे के ऐसे ही होते हैं, ये चमार, ये हरिजन, ये जाटव, ये नीची जातियां, ये सब होते ही नीच हैं, ये सब होते ही ऐसे हैं, दलित होते ही ऐसे हैं, या अमेरिका में रहने वाले सब लोग अंग्रेज होते हैं, ये तो सब लुटेरे हैं, ये तो सब ऐसे हैं। विदेशों में रहने वाले लोग देश से बिल्कुल प्यार नहीं करते, जो हमारे देश को छोड़ के चले गए वो है ही ऐसे। अगर हम ऐसे पहले से मूल्य बना के रखेंगे ना, तो निश्चित सी बात जान लीजिए कि हम फिर सही निर्णय तक, सही विचारधारा तक, या सोचने समझने की सही तकनीकियों तक कभी नहीं पहुंच सकते। अलग हम एक टापू बना लें फिर बढ़िया सा वहां रहने लगे तो शायद हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम यदि हम इसी विचारधारा के साथ जीते रहे तो इस समाज में नहीं रह पाएंगे हम। समाज में क्या, एक परिवार तक में नहीं रह पाएंगे। और यही होता है कि परिवारों में इतनी गुट निरपेक्षता जैसी स्थिति रहती है, गुट बना रखे हैं परिवारों में भी। मित्रों के अपने गुट होते हैं, क्लास में गुट होते हैं, समाज में गुट बने होते हैं, और ऐसे ही चलता है सबका। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन हम दूसरे की बात सुनने से पहले ही निर्णय ना बनाएं, पहले जो मूल्य है पहले उन्हें एक तरफ रख दें, तटस्थ होकर बात करना सीखें। पहले सामने वाले की बात को सुने तो तटस्थ होकर, या अपनी बात रखनी हो उसमें भी हम अपने आप को, अपनी पुरानी मान्यताओं को, जो हमारे प्रिय जंक्शंस हैं उनको एक तरफ रखें, तब बात करें।
तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब ये नगरीकरण और ग्रामीणीकरण की बात आए, तो जब हम जो भी बात रखें तो हम पहले एक अपने आप को एक तरफ रख दें कि हम शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं। यदि मैं गांव में रहता हूं तो वैसे स्वाभाविक रुझान तो ये है कि मेरी जो प्रवृत्ति होगी वो गांव के पक्ष में ज्यादा होगी। यदि मैं शहर में रहता हूं तो सीधी सी बात है, मेरा झुकाव शहर की ओर ज्यादा होगा। ये स्वाभाविक स्थिति है, ऐसा ही होता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है कुछ चीजों को लेकर। जैसे एक बार की बात है, मैं यहाँ घर पे नहीं था, मैं उस समय शायद कहीं बाहर था, पढ़ने गया हुआ था। और हमारी एक दिन गौ माता जो है वो तब छोटी थी। छोटी का मतलब तब तक उन्होंने वो गर्भवती नहीं थी और बच्चे को जन्म नहीं दिया था, कुमारी ही थी, कुमारी। और उस समय वो घर छोड़ के चली गई, एक दिन खुल गई उनका जो उनकी जो रस्सी थी वो खुल गई और वो घर से निकल गई किसी कारण से। अब ये पहली बार घर से बाहर निकली थी, और गाय को आप जानते हैं, गाय हो या बछड़ा हो, एक बार घर से बाहर निकल जाए ना तो पूंछ उठा के इतनी तेज भागते हैं ये, फिर इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। भैंस का जो पशु भैंस के जो बालक बच्चे होते हैं उनको तो पकड़ लेंगे आसानी से, क्योंकि वो उतना तेज भागते नहीं। अब ये हमारी गौ माता जी निकल गई। अब पकड़े कौन? माँ और पिताजी थे, माँ पिताजी उतना दौड़ नहीं सकते उसके पीछे। अब जब वो निकल गई बहुत दूर किसी के पकड़ में नहीं आई, तो मैं आपको गांव की उस व्यवस्था से रूबरू कराना चाहता हूँ जो बड़ी कमाल की है। हमारे गांव का जो जहाँ हमारा घर है, इस इलाके को कहा जाता है होली चौक। यहाँ होली जलाई जाती है, और यहाँ वो लोग खड़े होते हैं चौराहे पर, चौराहा जैसा है। तो यहाँ वो लोग खड़े होते हैं जो गांव के सबसे आवारा लड़के कहे जाते हैं, जिन्हें उद्दंडी कहा जाता है, उच्च श्रृंखल कहा जाता है जिन्हें। तो ऐसे लड़के खड़े हुए थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि इनकी गाय चली गई घर से, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10-12 लड़के थे उस समय वहां जो खड़े थे, जैसे उन्हें पता चला वो तुरंत भागे। गांव के बाहर जाके गाय मिली, वो वहां से पकड़ के लाए, उसे सारे के सारे लाके हमारे घर छोड़ दी, बांध दी उन्होंने। फिर एक अनुभव ठीक ऐसा ही हुआ, हमारा भैंसा था, भैंसा होता है ना जिसको बैलगाड़ी में चलाते हैं, वो वो भी घर से चला गया, और वो तो खेतों में चला गया। अब खेतों में जाने का मतलब ये है कि आसानी से नहीं ढूंढ सकते फिर। लेकिन लोगों ने, इन्हीं लड़कों ने, इन्हीं आवारा लड़कों ने वही सहायता की, और वहां से खेतों में से भी खोज लाए, उसके पैरों के चिन्ह खोजते खोजते। ऐसा होता है गाँव में, खोज के ले आए। और जैसे ही लाए तो फिर हमारे पिताजी ने उनकी दावत पानी की बच्चों की, और उन्हें उनका सत्कार किया कुल मिला के। तो वो खुश हुए, और हमेशा आज भी तैयार रहते हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। अभी लगभग 8-10 दिन पहले की बात थी, जब ये हमारी नगरीकरण की चर्चा चल रही थी, तभी का था। मैंने सोचा था ये अनुभव तो मैं आपके सामने जरूर साझा करूंगा। एक दिन एक लड़का उधर से कहीं से अपनी बैलगाड़ी लेके आ रहा था, उसकी गाड़ी में गन्ने भरे हुए थे, खूब सारे गन्ने थे। अब वो नाली में फंस गई उसकी गाड़ी। उनका जो बैल था वो बड़ा हल्का था, नहीं खींच पा रहा था, बहुत बुरी तरीके से फंस गई वो। अब वहां खूब सारे लड़के खड़े थे, उन्होंने सारे के सारे पहुंच गए एकदम, जाके निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वो बैलगाड़ी नहीं निकली। फिर हम अपना जो हमारा भैंसा है हम उसे ले गए, उसको जोड़ के मैं भी गया साथ में, मैंने भी हेल्प की, और बड़ी मशक्कत के बाद वो बैलगाड़ी वहां से निकलवा दी। तो तब मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज को लेके कि आज भी वो जो एक दूसरे की सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है गांव में जिंदा है। ये शहर में उतनी देखने में नहीं आती। तो ये तो गांव का अच्छा अच्छा पक्ष है जो बड़ा अच्छा लगता है। गांव का एक पक्ष वो भी है जो बड़ी हरियाली है, बड़ी सुगंधी है, शांति है, एकाग्रता है, सात्विकता है, ताजा भोजन है, ताजी हवा है, ताजा पानी है, और शुद्ध पानी है। इतनी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं यहाँ की। आपको आवश्यकता है कि भाई गेहूं गेहूं खत्म हो गए, हमारे आटा खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, अब हमारे यहाँ रखा है, एक कट्टा ले आओ वहां से। ऐसा चलता है यहाँ पे, एक कट्टा हमारे यहाँ से ले आई, कोई बात नहीं। या दूध दूध चाहिए, अरे कोई बात नहीं, आज का ये 5 लीटर दूध ले जाओ, ले जाओ, चलो आपको जो बनाना है बना लेना, ले जाओ। ऐसे चलता है हमारे गाँव में तो। कुछ भी बनाया शेयर किया, कुछ भी स्पेशल चीज बनाई वो शेयर करते हैं आपस में, घरों में, पड़ोस में, इधर उधर। ऐसे चलता है यहाँ पे। किसी को कुछ खेती के सामान की आवश्यकता हुई तो ऐसे ही चलता है आपस में, इसने उसका वो ले लिया, उसने उसका वो ले लिया। पूरे गांव का व्यवहार ऐसे ही चलता है। बहुत सहयोगात्मक प्रवृत्तियां अभी भी हैं।
ये तो मैंने आपको अच्छा अच्छा पक्ष बताया गाँव का। लेकिन अब गाँव का एक दूसरा पक्ष और सुनिए, मजेदार पक्ष, जिसको सुन के आपको थोड़ा बुरा लगेगा गाँव के बारे में। एक दिन की बात है, मतलब लगभग 3 साल हो गए होंगे लगभग इस घटना को। हमारे पास एक व्यक्ति आया और वो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। उसने आके कहा कि भैया एक बार चलो देखना, उधर कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। तो उसने कहा चलो जल्दी देखते हैं। फिर फिर उसने बताया कि एक गाय है, वो गाय बहुत बुरी तरीके से घायल है और उसको देखने चलते हैं। तो मैं समझ गया मामला क्या है। मैंने तुरंत अपने कई दोस्तों को फोन किया। हम सभी लोग वहां पहुंच गए। वहां जाके देखा तो एक गाय, जून की दोपहरी की बात कर रहा हूँ, जून में जो खतरनाक दोपहरी होती है, धूप में पड़ी हुई भयंकर रूप से हाँफ रही थी। हमने जाके देखा तो उसके पीछे की टांग पूरी तरीके से टूट कर लटक रही थी, टूट गई थी, लटक रही थी। क्यों क्यों लटक रही थी? तो पड़ोसियों ने बताया जो आसपास थे कि इस गाय को, इस ये जो पास में ही खेत है, ये उसमें जा रही थी, खाने के लिए गई होगी कुछ, और उसने उसे इतना मारा कि उसकी टांग तोड़ दी। हमने जाके उसको वहां पे पानी वानी पिलाया, उसको चारा खिलाया, उसको फिर बैलगाड़ी में रखवाया कई लोगों ने, और उसको लाके हमने अपना जो स्थान है, घेर बोलते हैं, घेर जहाँ पशु होते हैं, वहां लाके उसे रखा। कई दिन तक सेवा की, खूब प्रयास कर लिए, कई सारे डॉक्टर बुला लिए कि इसकी टांग ठीक हो जाए, टांग में कीड़े पड़ गए। रोजाना जाके मैं अपने हाथ से उसके टांग के कीड़े निकालता। खूब प्रयास कर लिए, अपने कई मित्रों से बात कर ली, डॉक्टर्स से बुला लिए, खूब सारे डॉक्टर्स बुलाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आखिरकार मेरी एक हरियाणा में एक हॉस्पिटल है गायों का, वहां बात हुई और मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा जी एक एम्बुलेंस आएगी और 5,500 रुपए लगेंगे, आप अगर तैयार हैं तो हम एम्बुलेंस भेजते हैं और इसका ऑपरेशन हो जाएगा गाय का। मैंने कहा ठीक है, पैसे हो जाएंगे, आप भेजिए। वो उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, हमने उन्हें 5,500 रुपए दिए। वो ले गए, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में वो गाय बची नहीं और मर गई कुछ दिनों बाद ही। ये शहर वालों ने तो नहीं किया था। ऐसा तो नहीं था कि शहर का कोई व्यक्ति आया था उसकी टांग तोड़ने के लिए, या जिसने वो गाय छोड़ी थी वो शहर का व्यक्ति तो नहीं था, या कोई विदेश से तो नहीं आया था वो। मैं तो कहता हूँ वो मुसलमान भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ वो कोई लुटेरा भी नहीं था जिसने उस गाय को छोड़ा था। कौन था? हिंदू, सनातनी, अपना ही व्यक्ति था, अपने देश का था। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है गांव में। एक मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया, केवल एक उदाहरण। सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने आज भी जिंदा हैं गांव में, ऐसे सैकड़ों। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी गायों को छोड़ा, बाद में हमें पता चला, गायों को पकड़ के उनके घर बांध के आए हम। पुलिस से कंप्लेंट करी, ग्राम प्रधान से कंप्लेंट करी, इधर उधर कंप्लेंट करी, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक गाय हमारी ही माता है। जब गाय दूध देना बंद कर दे तो फिर गाय हमारी माता नहीं है। गाय एक पशु है, आवारा पशु है फिर, और वो ऐसे ही छोड़ा जाएगा। क्या करें इसका? अब सरकार ऐसी है, देखिए लोगों के तर्क देखिए, मजेदार तर्क, कि सरकार ही ऐसी है, अब खरीदता नहीं कोई, कसाई नहीं खरीदता। पहले तो ये गाय दूध देना बंद कर देती थी तो स्लॉटर हाउसेस में जाके कट जाती थी। ये तर्क होता है हमारे गांव वालों के पास। और किसका तर्क है? ध्यान से सुनिए, हिंदुओं का तर्क है ये। और गांव वालों का, गांव के लोग जिनको हम बहुत महान कहते हैं, जब हम कहते हैं कि गांव में देवता रहते हैं, जब ये अब दूध देना बंद करे तो फिर इसका क्या करें? छोड़े ना तो क्या करें? ये तर्क है लोगों के। ये कहाँ के लोग हैं? अपने देश के लोग हैं। कौन लोग हैं? हिंदू हैं, सनातनी हैं, जिनकी गाय माता है। और एक दो गाय नहीं, सैकड़ों गायों के झुंड, समूह के समूह लगातार घूमते रहते हैं। इतनी सर्दी में जब हम लोग कंबल में लिपटे हुए भी सर्दी अनुभव करते हैं ना, तो उस समय गायें खेतों में, खुले में, खेतों में तो और भी भयंकर ठंड लगती है, और वो ऐसे ही घूमती हैं। एक घटना और सुनिए ऐसी ही। एक दिन और एक व्यक्ति सूचना लेके आया कि भैया हमारा जो गांव का जो घाट है वहां पे एक गाय बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है। हम तुरंत गए, कई लोग वहां पे जल्दी पहुंचे। जाके देखा तो पता चला एक व्यक्ति के घर में गाय घुस रही थी। उसने इतना मारा, इतना मारा, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जब रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसको बैलगाड़ी में भर के गांव के बाहर डालाया। वहां पे एक एक नाला जैसा बना हुआ है, घाट है, वहां पर डाल के आ गया। हम लोग वहां गए, रात में उसके ऊपर खूब सारी बोरियां डाल के आए, और सोचा कि सुबह को चलो, सुबह आएंगे और फिर इसे ले जाएंगे। जनवरी की बात है, इन्हीं दिनों की।
सोचिए एक गाय पूरी रात भर सर्दी में खुले में पानी के किनारे ऐसे पड़ी रही। हम अगले दिन गए उसको भर के ले आए। उसकी भी वही हालत। लगभग 1 महीने तक टांग पटक पटक के, क्योंकि वो बेचारी एक तरफ हो भी नहीं पाती थी, करवट तक नहीं ले पाती थी वो गाय। और वो कुछ दिनों में वो पैर पटक पटक के वो भी मर गई। एक बछड़े की ऐसी हालत हुई। मतलब खूब सारे उदाहरण है मेरे पास, मैं कहाँ तक इतने उदाहरण दूंगा। हमने तो कितनी गायों को बचाने के असफल प्रयास किए, असफल, जो सफल ही नहीं हो पाए। कुछ सफल भी हुए, लेकिन अधिकांश असफल ही रहे। ये व्यक्ति कहाँ के हैं? ये गांव की व्यवस्था के हैं, जिन गांवों को हम इतना महान मानते हैं। हम सोचते हैं कि गांव में तो ऐसे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं जो ये बात बता रहा हूँ आपको निराश करने के लिए नहीं है, दुखी करने के लिए नहीं है। या गांव के बारे में वही मानसिकता बना लेने की आवश्यकता नहीं है, जो शब्द मैंने शुरू में कहा था। डायकोटोमी के माइंडसेट से ना रहें हम, कि हम एक ही पक्ष पे खड़े हो जाएं, कि गांव के लोग बुरे तो बुरे, गांव के लोग महान तो केवल महान। ऐसा नहीं। अच्छाई और बुराई का परसेंटेज दोनों में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। दोनों प्रकार का समान, किसी का समान हो सकता है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे। किसी में अच्छाई 52%, बुराई 48%। किसी में अच्छाई 60% और बुराई 40%। ऐसा हो सकता है मामला। ये मैं इसलिए चाहता हूँ ये चर्चा करना, ताकि हम सोचने की एक सही शैली समझें, सोच विचारने की हमारी मानसिकता कैसी हो। यही बात हमारी शहरों को लेके हो सकती है। जब हम शहरों के बारे में सोचें, शहरों को लेके किसी का खराब एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत बहुत खराब हो सकता है। तो शहरों को एकदम से ना नाप दें कि शहर तो होते ही ऐसे हैं, वहां तो लोग मतलब ही रहते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। मैं शहर के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊं आपको, हितेश नाम है, मेरे मित्र हैं, बहुत शानदार मित्र हैं, हमारे साथ काम करते थे ऑफिस में। और वो व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों क्या हजारों कुत्तों का जीवन बचा चुका है अभी तक। जो रेलगाड़ी से कट गए, जो किसी बीमारी से आके मरने की स्थिति में थे, उसने सैकड़ों कुत्तों को अपने बल पे, जबकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा कमाता नहीं है, शहर में रहकर अपना घर चलाना, अपना खर्चा चलाना और कुत्तों का खर्चा चलाना, उनकी देखभाल रखना, नियमित रूप से उन्हें भोजन देना और उनकी नियमित रूप से देखभाल करना, चिकित्सा करना, वो व्यक्ति गांव में तो नहीं रहता। वो व्यक्ति गांव की संस्कृति में तो नहीं पला बढ़ा, बचपन से शहर में रहा है। कितनी सुंदर मानसिकता है उसकी, कितना अच्छा विचार वो रखता है, परोपकार की कितनी शानदार भावनाएं उसके भीतर हैं, कितने उत्तम संस्कार हैं उस व्यक्ति के। और ऐसे खूब लोग मिल जाएंगे। और शहर में ऐसे भी लोग हैं, कुत्ता मरा, मान लीजिए किसी के घर के सामने कुत्ता मरा, रात को पता चल गया, इसने उठाया पड़ोसी के घर के सामने कर दिया, ये झेले अब उसे। या चल रहा था कुत्ता, ऐसे ही जा रहा था, मतलब ठीक ठाक जा रहा था वो, किसी से कुछ कह नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिमाग में आया और उसके मारा, खींच के टांग तोड़ दी उसकी। खूब मिल जाएंगे शहरों में भी ऐसे लोग। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर किसी ने, ऐसा एक व्यक्ति ने किया तो हम पूरे शहर को ही फिर उस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दें कि शहर के तो सभी लोग दुष्ट होते हैं। तनिक रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए बस। तो ये जो आज की चर्चा रही, किसी भी चीज को जब हम डाइकोटोमी के माइंडसेट से देखते हैं ना, केवल एक तरफा निर्णय होते हैं हमारे, एक तरफा विचार होता है, इससे बचना चाहिए। शहरों के उस पक्ष पर बात करें जो बहुत अच्छे हैं, जिन शहरों के कारण हमारी दैनिक जरूरतें पूरी होती हैं, जिन शहरों के कारण हमारी वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं कि जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। कम से कम आज के समय में तो हम अपना काम बिल्कुल नहीं चला सकते यदि शहर ना हो तो, यदि शहर की वो व्यवस्थाएं ना हो। और शहर के उस पक्ष पर भी बात करें जो सच में बहुत खराब है, जहाँ लोग केवल इसलिए रह रहे हैं कि स्टेटस दिखाना है, केवल इसलिए रह रहे हैं कि गांव में बनी नहीं थी, गांव में रह नहीं सकते थे हम संयुक्त परिवार में, हमें तो अपनी रोटियां अलग ही करनी थी, हमें तो अपना चूल्हा अलग ही जलाना था। यदि इसलिए जाके शहर में रह रहे हैं तो फिर ये खराब बात है। बहुत अच्छा है, धन कमाना बहुत बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, सच में होना चाहिए। धन, धन सबके पास हो, खूब ऐश्वर्य हो,
लेकिन धन केवल इसलिए कमाना है कि उसमें केवल ऐश्वर्य दिखाना है, स्टेटस बड़ा दिखाना है हमें अपने आप को। हमें इस प्रकार की चीजें अपने जीवन में रखनी है कि हम औरों से बड़े दिखें, बहुत ऊंचे दिखें, तो फिर ये खराब बात है। और वैसे ही हम यदि गांव में रहते हैं, इतनी व्यवस्थाएं हमें गांव में निशुल्क मिली हैं, हमें परंपराओं से मिली हैं, तो हम उन चीजों को बर्बाद ना करें। ये तो शहर की बात है। यदि गांव में विरासत में हमें संस्कार मिले हैं, तो कम कम से कम हम उन्हें बनाए रखें, बचाए रखें, उसका ध्यान रखें। ऐसे ना करें कि कल को शहर के ही लोग या बाहर के लोग आके इस गांव की संस्कृति को गाली दें कि गांव में रह के भी आप गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, या गांव में भी रह के आप कम से कम उन प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकते जिनसे आपको, कम से कम आपको तो कोई समस्या नहीं है। बिना समस्या के आपने गायों को मारा, कुत्तों को मारा, बाकी प्राणियों को नहीं जीने दिया। आपने थोड़ा सा मेड मेड होती है ना, मेड होती है जो खेतों में जो होती है, उसके नाम पे आपने पड़ोसी को ही उड़ा दिया, आपने उसकी गर्दन काट दी। तो फिर ये मानसिकता बहुत दूषित मानसिकता है। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तभी हमारा नैतिक होना, हमारा धार्मिक होना सफल है, जब हम दोनों पक्षों पर विचार करके हम ठीक से सोचें, विचार करें। और ये जो आज की चर्चा रही, इसमें केवल नगरीकरण और ग्रामीणीकरण की बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति के मूल्यांकन की बात हो, जब अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं के मूल्यांकन की बात हो, समाज के मूल्यांकन की बात हो, किसी समुदाय विशेष के मूल्यांकन की बात हो, या किसी व्यवस्था, किसी राष्ट्र, किसी समाज, कुछ भी हो, सबके मूल्यांकन की बात हो, सब पर विचार करने की बात हो, तब हमारे सोचने का तरीका ऐसा हो, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। फिर हम उन तमाम प्रकार के तनावों से भी मुक्त हो जाएंगे जो बेवजह हमने अपने जीवन में पाले हुए हैं, जिनके कारण हम जी नहीं पाते। फिर हमारा सारा समय केवल उसकी बुराइयां 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 देखने में चला जाता है। या जब हम किसी की ओर ज्यादा झुके होते हैं तो केवल अच्छाई, केवल अच्छाई, केवल अच्छाई, फिर उसकी बुराइयां दिखाई नहीं देती। वो आदमी गलत भी कर रहा है तो भी अच्छा लगता है। फिर किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा ही तो दिखता है ना। मान लीजिए जो लड़का लड़की का कोई रिलेशन है, अब उसमें शुरू में तो अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ ही दिखती हैं सबको, एक दूसरे की। अब केवल अच्छाइयों से ही वो प्रेम शुरू होता है, बुराइयों से तो शुरू होता नहीं है। अब वो अच्छाइयों का स्तर इतना ऊंचा होता है कि उसके पीछे की बुराइयां ढक जाती हैं, उन अच्छाइयों का स्तर इतना होता है, और हम उसी चीज को देखने के आदी हो जाते हैं लंबे समय तक। और वो कई महीनों तक चलने वाला जो इश्क है, प्रेम है, उसमें अच्छाइयों का प्रतिशत इतना है कि बुराइयां ढकी हुई हैं अभी, लेकिन हमेशा तो ढकी नहीं रहेंगी। और जो मैं मजाकों में हमेशा एक बात कहता हूँ, जिसको अभी तक ऑनलाइन देखा है ऑफलाइन भी देखना पड़ेगा, या जिसको मेकअप में देखा है कुछ दिनों बाद बिना मेकअप के भी देखना पड़ेगा। तो फिर बुराइयां भी सामने आएंगी, उसका वो स्वरूप भी सामने आएगा जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है। अब जब वो अच्छा नहीं वाला स्वरूप सामने आएगा ना, तो फिर हमें समस्या होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है हमें। तो ये केवल शहर को लेके बात नहीं थी या गांव को लेके बात नहीं है, ये किसी भी रिलेशनशिप में ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो चर्चा बस यहीं समाप्त होती है।